Hello learners, welcome to English Ground. Today we are going to analyze the summary of the short story on doing nothing, which was written by J.B. Priestley. So before going through the story, let's take a look upon the brief biography of the author. J.B. Priestley's full name is John Boynton Priestley, who was an English novelist, a playwright, a screenwriter, a broadcaster, and a social commentator. He was born on 13 September 1894 in Manningham, Bradford, West Riding of Yorkshire, England. His father was Jonathan Priestley, जो कि एक हेडमास्टर थे, and his mother was Emma, who was died when he was just 2 years old. जब वो दो साल के थे तभी उनकी मदर एमा की डेथ हो गई थी और उनके फादर ने उनकी मदर की डेथ के 4 साल बाद दूसरी शादी कर ली थी. He got his early education at Bellevue Grammar School, which he left at 16 to work as a junior clerk at Helm and Corporation, जो एक वूल फर्म था हेल एंड कॉरपोरेशन. वहाँ पे इन्होंने एज अ जूनियर क्लर्क काम करने के लिए 16 साल की उम्र में ही अपनी स्कूल एजुकेशन छोड़ दी थी. और ये जो वूल फर्म था ये कहाँ पे था? स्वान आर्केड में था. Priestley served in the British Army during the First World War. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान प्रिस्ली जो थे इन्होंने एक ब्रिटिश आर्मी को भी ज्वाइन किया था. वहाँ पे भी इन्होंने अपनी सर्विस दी थी. एंड वॉल्यूंटरिंग टू ज्वाइन टू द 10th बटालियन द ड्यूक ऑफ वेलिंगटन्स रेजिमेंट. और जब ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान जब इन्होंने ज्वाइन किया था तो ये इन्होंने किसको ज्वाइन किया था? जो 10th बटालियन थे ड्यूक ऑफ वेलिंगटन, ये क्या थे? 10th बटालियन थे. उनके रेजिमेंट को इन्होंने ज्वाइन किया था ऑन 7 सितंबर 1914 एंड बीइंग पोस्टेड टू फ्रांस. और फिर इन्हें फ्रांस में पोस्टिंग दे दी गई थी एज अ लेंस कॉर्पोरल ऑन 26 अगस्त 1915. His literary career. During his years at हेल्म एंड कॉरपोरेशन 1910 to 1914 के दौरान जब ये हेल्म एंड कॉरपोरेशन में काम कर रहे थे वहाँ इन्होंने राइटिंग स्टार्ट की थी. सुबह तो टाइम नहीं मिलता था तो इनको रात को समय मिलता था और उस समय ये लिखते थे और बहुत से आर्टिकल्स इन्होंने लिखे. एंड हिज आर्टिकल्स हैड पब्लिश्ड इन लोकल एंड लंदन न्यूज़पेपर. लोकल एंड लंदन न्यूज़पेपर्स में इनके आर्टिकल्स पब्लिश होते रहे. इन्होंने बहुत सारे वर्क्स लिखे. तो चलिए इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स देख लेते हैं. एडम इन मूनशाइन, ये इनकी नॉवेल थी जो कि 1927 में पब्लिश हुई थी. बेनाइटेड, ये भी इनकी नॉवेल थी जिस पे फिल्म भी बन चुकी थी और फिल्म का नाम क्या था? द ओल्ड डार्क हाउस. इस तरह से बहुत से इन्होंने नॉवेल्स लिखी. एंजल पेवमेंट, फार अवे, द इमेज मैन, ये बहुत इंपॉर्टेंट इनकी नॉवेल है. द इमेज मैन जिसकी 2 वॉल्यूम्स पब्लिश हुई थी. पहली वॉल्यूम का नाम क्या था? आउट ऑफ टाउन. और दूसरी वॉल्यूम जो थी द इमेज मैन की उसका नाम क्या था? लंदन एंड. तो इस तरह से 2 वॉल्यूम द इमेज मैन की इन्होंने पब्लिश की थी 1968 में. ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क था इनका. फाउंड लॉस्ट फाउंड जो कि 1976 में पब्लिश हुआ था. बहुत सारे प्लेज इन्होंने लिखे थे. द गुड कंपेनियंस, डेंजरस कॉर्नर, लेबर्नम ग्रोव एंड ईडन एंड बहुत सारे. कॉर्नेलियस इनका इम्पॉर्टेंट प्ले है. कॉर्नेलियस ये ज़रूर देख पढ़िएगा आप, एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है. और भी बहुत सारे प्लेज उन्होंने लिखे थे. अगर आप इनके लिस्ट चाहते हैं, इसका PDF चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है. वहाँ से आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी. फिल्म्स इन्होंने लिखी थी. सिंग एज वी गो 1934 में पब्लिश हुई थी. ये डेब्यू हुई थी. द प्रिंसेस कम्स अक्रॉस, ये 1936 में ये फिल्म इन्होंने लिखी थी. जमैका इन बहुत अच्छी इनकी मूवी है, ये ज़रूर देखिएगा आप, जो कि 1939 में रिलीज़ हुई थी. तो इस तरह से बहुत सी इन्होंने फिल्म्स भी लिखी. लिटरेरी क्रिटिसिज्म पे भी इन्होंने बहुत सारे लिटरेरी वर्क्स भी इन्होंने लिखे हैं. द इंग्लिश कॉमिक कैरेक्टर्स जो कि 1925 में इन्होंने लिखी थी. द इंग्लिश नॉवेल, लिटरेचर एंड वेस्टर्न मैन, चार्ल्स डिकेंस एंड हिज वर्ल्ड, ये इनका इम्पॉर्टेंट लिटरेरी वर्क था. चार्ल्स डिकेंस एंड हिज वर्क. ऑटोबायोग्राफीज़ और एसेज भी इन्होंने लिखे हैं. एसेज ऑफ टुडे एंड येस्टरडे, ये इनका इम्पॉर्टेंट एसे कलेक्शन था. एप्स एंड एंजल्स, द बालकनी, और भी बहुत सारे इन्होंने ऑटोबायोग्राफीज़ और एसेज लिखे हैं जो आप
जो PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप से। प्रिस्ली वॉज डाइड ऑफ निमोनिया ऑन 14th अगस्त 1984। 1984 में निमोनिया से इनकी डेथ हो गई थी जब ये 89 ईयर्स के थे इन एल्विस्टन, वॉर्विकशायर, इंग्लैंड। नाउ लेट्स टेक द इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टोरी। तो चलिए देखते हैं कि स्टोरी का बैकग्राउंड क्या है। ऑन डूइंग नथिंग is a short story by J.B. Priestley debating the idea of work and relaxation। तो इसका जो मेन आइडिया है ये किस पे बेस्ड है? Here is a debate of work and relaxation। ठीक है, कि काम और रिलैक्सेशन के बीच में यहाँ पे इन्होंने डिबेट दिखाया है। ही टॉक्स ऑफ द आइडिया ऑफ अनवाइंडिंग वन सेल्फ एंड द बेनिफिट्स वी वुड इन्जॉय फ्रॉम डूइंग नथिंग। तो यहाँ पे इन्होंने किसका बेनिफिट्स बताया है? ऑफ डूइंग नथिंग। अगर हम कुछ ना करें तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। ही द स्ट्रेसेस ऑन द आइडिया ऑफ डूइंग नथिंग एंड स्पेंडिंग टाइम इन लेजरली एक्टिविटीज़ विच इज़ एज नेसेसरी एंड बेनिफिशियल टू ह्यूमन लाइफ एज वर्क। तो इन्होंने बताया है कि काम तो ज़रूरी है ही ह्यूमन लाइफ में, पर साथ ही साथ रिलैक्सेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे ऑन डूइंग का मतलब ये नहीं कि कुछ भी नहीं करना। ऑन डूइंग का मतलब ये है कि कुछ रिलैक्स करना, कुछ टाइम नेचर के साथ स्पेंड करना, ये इनका इंटेंशन है। द लाइफ ऑफ मैन इज़ फ्रॉट विद वर्क। हमारी जो लाइफ है ह्यूमन लाइफ वो क्या है? फ्रॉट ऑफ वर्क, पूरा वर्क से भरी हुई है। हम पूरे टाइम क्या करते रहते हैं? काम करते रहते हैं। एंड ऑल ऑफ अस आर इन्वॉल्व इन दैट रैट रेस, है ना। हम चूहों की तरह, मतलब रैट रेस की बात हो रही कि हम चूहों की तरह बिल्कुल दौड़ रहे हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक, चाहे हम डायरेक्टली दौड़ रहे हैं या इनडायरेक्टली, मतलब हम काम जो है, जो लोग काम के पीछे दिन रात भागते रहते हैं और रिलैक्स बिल्कुल नहीं करते, मतलब वो क्या, एक रैट रेस का ही हिस्सा है, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो। कहीं ना कहीं हम उन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हैं। सच अ लाइफ इज़ नेसेसरी एंड कैन ऑल्सो मेक अस प्रॉस्पेरस। तो इस तरह की लाइफ ज़रूरी है। पोइट ऑथर ने ये कहा है कि इस तरह की लाइफ ज़रूरी है, मतलब काम करना ज़रूरी है अगर हम एक सक्सेसफुल लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं, एक प्रॉस्पेरस लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। बट इट इज़ नॉट टू बी ऑल एंड ऑल ऑफ ऑल मैटर्स। मतलब ये, लेकिन ये सारी चीज़ें क्या है? ऑल एंड ऑल ऑफ ऑल मैटर्स, ये हर चीज़ का अंत ये नहीं है। मतलब अगर हम लाइफ में आए हैं तो उसका अंत ये नहीं है कि हम पूरे समय काम करते रहें। रिलैक्सेशन भी ज़रूरी है। देयर डज एग्जिस्ट अ वर्ल्ड आउटसाइड वर्क, द वर्ल्ड ऑफ लेजरली। मतलब ये जो वर्ल्ड है, ये जो दुनिया है हमारे काम काज की, काम करने की, उस काम काजी दुनिया के बाहर भी एक दुनिया है, लेजरली दुनिया है, लेजरली एक्टिविटीज़ की दुनिया है, एंड पास टाइम्स, मतलब समय को पास करना, समय बिताना, समय थोड़ा हमको रिलैक्स करने के लिए समय बिताना, इस तरह की भी एक दुनिया है हमारी इस काम काज की दुनिया के बाहर। वी आर ऑल टू स्पेंड सम टाइम्स कॉन्शियसली इन सच मैटर्स। तो इस तरह के मैटर्स में हमें अपना टाइम स्पेंड करना चाहिए। नेचर इज़ ब्यूटिफुल एंड इट not only soothes the mind but also a टीचर एंड अ नरिशर। तो नेचर क्या है? बहुत ब्यूटीफुल है, जो कि ना सिर्फ हमको सूद करती है, हमारे माइंड को रिफ़्रेश करती है, पर हमको क्या करती है? हमको कुछ बहुत सारी चीज़ें सिखाती भी। हम जो कुछ भी सीखते हैं कहाँ से सीखते हैं? नेचर से, प्रकृति को देखकर, उसको ऑब्ज़र्व करके हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। और सिखाने के साथ साथ ये हमको क्या करती है? नरिश भी करती है, क्योंकि प्रकृति के बीच में जब हम होते हैं तो हम बहुत ही काम और सूद फील करते हैं, जिससे हमारी बॉडी, हमारा माइंड भी क्या होता है? नरिश होता है। नेचर ओनली रिगेन्स आवर मेंटल हेल्थ एंड अचीव्स अ पोजिशन वेयर वी कैन वर्क बेटर एंड मोर एफिशिएंटली। तो जब हम काम करते रहते तो हमारा माइंड क्या हो जाता है? थक जाता है, हमारी बॉडी थक जाती है, जिससे हमारे काम की एफिशिएंसी जो है वो क्या होने लगती? कम होने लगती है। जो हमारे वर्क की जो गुणवत्ता है, जो प्रोडक्टिविटी है, वो क्या होने लगती है? कम होने लगती है। लेकिन जब हम रिलैक्स करते हैं तो हमारा माइंड क्या हो जाता है? रिफ़्रेश हो जाता है,
ठीक। और काम जो है उसके बाद जब हम रिलैक्स कर लेते हैं, उसके बाद जब हम कोई काम करते हैं तो उसकी एफिशिएंसी भी अच्छी होती है और उसकी प्रोडक्टिविटी भी अच्छी होती है और जो रिज़ल्ट आता है सामने वो भी बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए रिलैक्सेशन बहुत ज़रूरी है। However, the irony is that not many people realize this value. लेकिन ये बात भी सही है कि बहुत से लोगों को इसकी वैल्यू नहीं पता है, उनको रियलाइज़ ही नहीं होता कि काम के साथ साथ रिलैक्सेशन ज़रूरी है। उनको क्या लगता है कि जो रिलैक्स करते हैं वो क्या है, टाइम पास है, टाइम का वेस्ट है। ठीक है, टाइम क्या कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं रिलैक्स करके। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर लाइफ्स एट ब्रेकनेक स्पीड एंड पास अवे विदाउट इवन लुकिंग एट नेचर। कुछ लोग क्या होते हैं, हमेशा सिर्फ काम करते रहते हैं, बिल्कुल भी ब्रेक नहीं लेते, सिर्फ काम काम काम। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, बिना नेचर को देखे, बिना नेचर को फील किए, बिना नेचर के साथ जुड़े ही क्या होते हैं, इस दुनिया से चले जाते हैं। द ऑथर डज नॉट कन्फर्म टू सच एन आइडिया ऑफ लाइफ। तो इस आइडिया के बिल्कुल भी अगेंस्ट है पोइट। मतलब काम काज हमेशा काम नहीं करना है, क्योंकि हम अगर इस अर्थ में आए हैं, इस नेचर में हमको गॉड ने भेजा है, तो उस नेचर को फील करना, उस नेचर को जीना भी क्या है, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सिर्फ काम करना ही ज़रूरी नहीं। हम काम क्यों करते हैं, जीने के लिए। तो अगर हम जिएंगे ही नहीं, अच्छे से लाइफ को जिएंगे ही नहीं, तो उस जीवन का मतलब ही क्या है, उस काम का ही मतलब क्या है जिसमें हम जी ना सकें। तो काम भी करना है और उस काम को इंजॉय करते हुए सारी चीज़ें करना है। काम को भी इंजॉय करना है, रिलैक्स भी करना है। हाउएवर द ऑथर डज नॉट इंस्ट्रक्ट अस अगेंस्ट वर्क। फिर यहाँ पे क्लियर भी करें कि यहाँ पे हमें ऑथर ने वर्क के अगेंस्ट तो कुछ इंस्ट्रक्ट नहीं किया, काम को भी उन्होंने बताया कि काम भी ज़रूरी है, रिलैक्सेशन भी ज़रूरी है। वर्क इज़ इम्पॉर्टेंट एंड नेसेसरी एंड एब्सोल्यूट। नो वर्क वुड ओनली मीन लेजीनेस कपल विथ एमलेसनेस। तो कोई भी काम जो है वो हम एमलेसली तो नहीं करते। हर वर्क का क्या होता है, कुछ ना कुछ एम होता है। तो उस काम को करते करते हमें कुछ टाइम क्या होना चाहिए, कुछ समय लेज़ी भी हो जाना चाहिए। मतलब कुछ समय हमको रिलैक्सेशन में भी होना चाहिए। ही ओनली वॉन्ट्स अस टू ब्लेंड आवर वर्क विद द परफेक्ट मिक्सचर ऑफ रेस्ट एंड पास टाइम। ये इस स्टोरी का इम्पॉर्टेंट थीम है और इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि जो हमारी लाइफ है वो हम कैसी होनी चाहिए। ब्लेंड आवर वर्क विद द परफेक्ट मिक्सचर ऑफ रेस्ट एंड पास टाइम। हमारा वर्क जो है वो परफेक्ट मिक्सचर होना चाहिए किसका, रेस्ट एंड पास टाइम। ठीक है, वर्क के साथ साथ हमें रेस्ट भी करना चाहिए, टाइम को थोड़ा पास भी करना चाहिए। दीज थिंग्स डन इन मॉडरेशन ओनली हेल्प अस टू परफॉर्म बेटर। और ये चीज़ें हमारे परफॉर्मेंस को और ज़्यादा बेटर करती है। अगर हम बहुत ज़्यादा काम करते रहेंगे और फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, थक जाएंगे, तो हमारा काम की जो एफिशिएंसी, जो गुणवत्ता है, वो भी क्या होने लगती है, धीरे धीरे ख़राब होने लगती है। तो अगर हम रिलैक्स करें तो हमारा माइंड भी उस काम को करने के लिए और अच्छे से करने के लिए रेडी हो जाता है। दिस इज़ द रीज़न वाई ही इन्जॉयज हिज आउटिंग विद हिज आर्टिस्ट फ्रेंड एट यॉर्कशायर फॉल्स। तो जब हम ये शॉर्ट स्टोरी की टेक्स्ट देखेंगे तो हमको समझ में आएगा कि ये जो स्टोरी है वो उनकी खुद की है। जो उनके फ्रेंड थे, एक आर्टिस्ट फ्रेंड, उनके साथ इन्होंने किस तरह से लेजरली टाइम स्पेंड किया था, उसका कुछ हिस्सा इन्होंने यहाँ पे बताया है। सच ए कम्यूनियन विद नेचर हेल्प्स हिम टू रिमेन हिज सैनिटी इंटैक्ट। किस तरह से नेचर के बीच में जब वो अपने फ्रेंड के साथ थे तो किस तरह से उन्होंने फील किया, किस तरह से नेचर ने उनको इंटैक्ट किया। ऑन द अदर हैंड ही डिनाउंसेस द लाइक्स ऑफ मिस्टर गॉर्डन सेल्फ्रिज, जो इनके बॉस थे। तो मिस्टर गॉर्डन सेल्फ्रिज जो थे वो बिल्कुल भी रिलैक्सेशन के अगेंस्ट थे। उनको सबसे बड़ा पाप लगता था रिलैक्स करना या टाइम पास करना, उनके लिए सबसे बड़ा पाप मानते थे, वो वेस्ट ऑफ टाइम मानते थे। सच ए पीपल वर्क ओनली फॉर प्रॉफिट मोटिव्स एंड इन रियलिटी मिस आउट अ कंसिडरेबल पोर्शन। तो इस तरह के जो पर्सन है मिस्टर गॉर्डन सेल्फ्रिज जैसे, वो सिर्फ क्या होते हैं, ओनली फॉर प्रॉफिट, सिर्फ प्रॉफिट्स के लिए काम करते हैं। प्रॉफिट किस तरह से, मनी पार्ट, ठीक है, पैसे के लिए प्रॉफिट। तो सिर्फ पैसे के लिए ही जीना सब कुछ नहीं होता है। ये लाइफ की रियलिटी को मिस कर देते हैं। लाइफ की रियलिटी पैसा नहीं है। ठीक है, लाइफ की रियलिटी क्या है,
लाइफ को जीना, आपको लाइफ मिली क्यों है? ताकि आप उसको जी सके। पैसे कमाना बहुत ज़रूरी है लाइफ को अच्छे से जीने के लिए, पर जब आप पैसे ऐसे कमा रहे हैं और लाइफ जी नहीं रहे तो उस पैसे की भी कोई वैल्यू नहीं है। तो बहुत से लोग क्या कर देते हैं, सिर्फ काम में ही इन्वॉल्व होकर उस प्रेशियस लाइफ को मिस कर देते हैं और ऐसे ही दुनिया से चले जाते हैं। द ट्रेजेडी हाउएवर इज़ दैट मैनी ऑफ अस डोंट इवन रियलाइज द वैल्यू ऑफ पास टाइम, है ना। बहुत से लोग हम पास टाइम की वैल्यू को नहीं जानते, पर इसका ये मतलब नहीं कि आप ये स्टोरी पढ़ के आप अपना टाइम ही पास करते रहें। टाइम पास करने का मतलब ये नहीं कि हमेशा आप टाइम पास करेंगे, काम के साथ साथ रिलैक्सेशन की यहाँ पे बात हो रही, ठीक है। दिस मेक्स द ऑथर सजेस्ट इंस्टेंसेस इन आवर हिस्ट्री, और यही कारण था उनको इस वर्क को लिखने के लिए जो प्रोवोक करता है, इसी वजह से उन्होंने ये शॉर्ट स्टोरी लिखी है। तो चलिए सीधा टेक्स्ट पे आते हैं। टेक्स्ट को जब हम देखेंगे तो ये कंप्लीट टेक्स्ट नहीं है, आउटलाइन टेक्स्ट है जिसमें हम इम्पॉर्टेंट लाइंस को देखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेक्स्ट। I had been staying with a friend of mine, an artist and delightfully lazy fellow। तो ये अपने एक फ्रेंड की बात कर रहे हैं जिनके साथ ये स्टे कर रहे थे, रह रहे थे, जो कि क्या थे, एक आर्टिस्ट थे, एंड डिलाइटफुली अ लेजी, ठीक है, वो लेजी थे उनके जो फ्रेंड थे। एट हिज कॉटेज अमंग द यॉर्कशायर फेल्स, तो ये कहाँ पे अपने फ्रेंड के साथ रह रहे थे, एक कॉटेज में, जो कि कहाँ था, यॉर्कशायर फेल्स के बीच में था, सम 10 माइल्स फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन। और ये यॉर्कशायर फेल्स कहाँ था, रेलवे स्टेशन से कुछ ही दूरी पर, लगभग 10 माइल्स की दूरी पर ये यॉर्कशायर फेल्स था। फेल्स मतलब एक ऐसा एरिया जो बहुत वीरान होता है और एक तरह का पहाड़ी इलाका कह सकते हैं, जो निर्जन होता है, बहुत दूर होता है। एंड एज वी हैड बीन फॉर्चुनेट इनफ टू एनकाउंटर अ सडन स्पेल, तो ये फर्स्ट पर्सन नरेटिव में लिखा हुआ है। यहाँ पे जो ऑथर है वो अपने और अपने फ्रेंड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, एंड एज वी हैड बीन फॉर्चुनेट, तो वो इतने ज़्यादा लकी थे, इतने अच्छे इतना अच्छा उनका लक था, टू एनकाउंटर अ सडन स्पेल ऑफ रियली वार्म वेदर। तो चूँकि ये लंदन के हैं तो वहाँ पे मोस्टली टाइम क्या होता है, ठंड पड़ती है, तो वार्म वेदर जैसे ही आता है ये इनके लिए बहुत प्लीजिंग वेदर होता है। वार्म वेदर, गर्मी का समय जो होता है, समर सीज़न इनके लिए बहुत प्लीजेंट होता है। तो ये इतने लकी थे जब दोनों साथ में थे कि अचानक से वहाँ पे मौसम जो हो जाता है, गर्म हो जाता है, तो जो इन्हें बहुत खुशी देता है, बहुत खुश हो जाते हैं ये लोग वार्म वेदर को देखकर। And day after day we had set off in the morning, taken the nearest moonland track। और जैसे जैसे दिन गुजरता गया ये लोग कहाँ के लिए निकलते हैं सुबह सुबह, द नियरेस्ट मून लैंड ट्रैक। मून लैंड ट्रैक कहने का मतलब, मून लैंड एक ऐसा लैंड जो मून के जैसा दिखाई देता है, ठीक है, जैसे चंद्रमा की जो भूमि है उस तरह का एक लैंड दिखाई दे, मतलब ये यहाँ पे उन्होंने बात की है। तो मून लैंड कहने का मतलब है कि एक ऐसा लैंड जो किसकी तरह दिखता है, मून के लैंड की तरह दिखता है। तो उसके लिए ये लोग सुबह सुबह निकलते हैं, एंड क्लाइम लेजरली अंटिल वी हैड रीच समवेयर अबाउट 2000 फीट अबव सी लेवल। और ये तब तक लेजरली मतलब धीरे धीरे ऊपर चढ़ते हैं, और ये कितना ऊपर चढ़ जाते हैं, लगभग 2000 फीट अबव सी लेवल। सी लेवल से लगभग 2000 फीट ऊपर जब तक ये नहीं चढ़ जाते तब तक धीरे धीरे चढ़ते रहते हैं। एंड हैड देन स्पेंड लॉन्ग गोल्डन आफ्टरनून लाइंग फ्लैट ऑन आवर बैक्स। और फिर ये जब चढ़ जाते हैं ऊपर तो ये अपना गोल्डन आफ्टरनून, दोपहर का समय जो कि वार्म होता है, गर्म होता है, तो अपना गोल्डन आफ्टरनून ये वहाँ पर लेट कर, अपनी पीठ के बल लेट कर स्पेंड करते हैं, एंड डूइंग नथिंग, ठीक है, पीठ के बल लेट जाते हैं, आसमान की ओर देखते रहते हैं, निहारते रहते हैं, एंड डूइंग नथिंग, और कुछ भी काम नहीं करते हैं। और फिर क्या बोलते हैं, देयर इज़ नो बेटर लाउंजिंग प्लेस देन अ मोर। मोर मीन्स एक वही ऊंचा इलाका, जो या कह सकते हैं टापू जैसा ऊंचा इलाका जहाँ पे कोई नहीं होता है, ठीक है। तो लाउंजिंग के लिए इससे बेहतर, लाउंजिंग मतलब समय, एक आलसी समय बिताने के लिए, आराम करने के लिए, इससे बढ़िया बेहतर प्लेस, मोर से बेहतर प्लेस कोई हो ही नहीं सकता। इट इज़ अ काइंड ऑफ
क्लीन बेयर एंटी चैम्बर टू हेवन। ये किस तरह का, इससे यहाँ इस मोर को उन्होंने किससे कंपेयर किया है, एक एंटी चैम्बर से, हेवन के एंटी चैम्बर से। एंटी चैम्बर क्या होता है, एक हॉल होता है और उससे लगे हुए जो कमरे होते हैं ना, एक हॉल होता है और उसके साइड साइड से एक ही हॉल से लगे हुए जो कमरे होते हैं उन कमरों को कहते हैं एंटी चैम्बर। तो इसको, इस मूरलैंड को उन्होंने किससे कंपेयर किया है, एंटी चैम्बर ऑफ हेवन। ठीक है, हेवन के एंटी चैम्बर में। तो उनको ऐसा फील हो रहा है जैसे वो हेवन के, स्वर्ग के एंटी चैम्बर में, एक रूम में क्या कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं। Beneath its apparent monotony that offers no immediate excitement, no absorbing drama of sound and color। तो ये किसके नीचे है, apparent monotony। monotony मतलब होता है एक रस्ता, कोई नयापन नहीं है यहाँ पे। ठीक है, लेजीनेस का मतलब क्या होता है, कुछ नयापन नहीं, कोई एक्साइटमेंट नहीं। तो यहाँ पे ये क्या है, एकदम मोनोटनी है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कोई नयापन नहीं है, एक रस है। नो एब्जॉर्बिंग ड्रामा, किसी तरह का कोई ड्रामा नहीं, क्योंकि वहाँ पे कोई नहीं, सिर्फ ये और इनके फ्रेंड है। निर्जन प्लेस में है बिल्कुल, तो कुछ भी वहाँ पे नयापन नहीं हो रहा है, कोई साउंड, कोई नया कलर, कोई नया साउंड वहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। देयर इज सटल वेराइटी इन इट्स स्लोली चेंजिंग। सिर्फ क्या है वहाँ पे, किस चीज़ की वेराइटी है, इट्स स्लोली चेंजिंग पैटर्न्स ऑफ क्लाउड, क्योंकि वो आसमान की ओर एक टक देख रहे हैं। तो क्लाउड्स क्या होते हैं, उनके शेप चेंज होते रहते हैं, उनके पैटर्न्स चेंज होते रहते हैं। तो सिर्फ यही चीज़ है जो अलग उनको दिखाई दे रही है, जो चेंजिंग पैटर्न्स ऑफ क्लाउड एंड शेडो एंड टिंटेड हॉरिजन्स। टिंटेड मतलब कलरफुल हॉरिजन्स जो है, क्षितिज उनको दिखाई दे रहा है। क्षितिज यहाँ पे धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं। तो बस यही है, कुछ भी और कुछ नया, इसके अलावा कुछ भी नया वहाँ पे नहीं है। एंड इट इज़ सफिशिएंट टू कीप अप अ फ्लिकर ऑफ इंटरेस्ट इन द माइंड ऑफ ऑल डे। और इतना ही उनके लिए काफ़ी है, सिर्फ इतनी झलक, जो चेंजिंग पैटर्न्स ऑफ क्लाउड है और जो टिंटेड हॉरिजन्स है, सिर्फ ये झलक ही काफ़ी है उनके लिए पूरे दिन उनके माइंड में इंटरेस्ट जगाए रखने के लिए। ठीक है, बाकी कुछ नयापन नहीं है, बस यही दो चीज़ें ही काफ़ी है उनको पूरे दिन उनके माइंड में इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए। विद इट्स वेलवेट पैचेस, अब जहाँ पे वो लेटे हुए हैं, पैचेस मतलब एक तरह का कपड़ा होता है, और वेलवेट बोला है मतलब मखमली कपड़ा। तो वहाँ पे जहाँ पे वो लेटे हुए, इट्स लाइक वेलवेट पैचेस, नो बिगर देन अ ड्राइंग रूम कारपेट। तो उसको, उस घास को जिस पे वो लेटे हुए हैं, उसको इन्होंने किससे कंपेयर किया है, ड्राइंग रूम का जो कारपेट होता है, और वो कैसा है, बहुत मखमली है। तो मखमली कारपेट से उन्होंने कंपेयर किया है। और फाइन मोरलैंड ग्रास है ना, उस मोरलैंड पे जो घास बिछी हुई है वो क्या है, ड्राइंग रूम के कारपेट से, मखमली कारपेट से कम नहीं है। इट्स सरफेस इनवाइट रिपोज, उसका जो सरफेस है, जो सतह है जिस घास पे वो लेटे हुए हैं, वो किसको इनवाइट करती है, रिपोज को, मतलब रिलैक्सेशन को। रिपोज मीन्स रिलैक्सेशन। इट्स रिमोटनेस, इट्स permanence, its old and sprawling indifference to man and his concern, rest and cleanness the mind। इसकी जो रिमोटनेस है, रिमोटनेस मीन्स दूरी। ठीक है, वो जो प्लेस है वो बहुत दूर, लोगों से, शहर से बहुत दूर है, रिमोट है, बहुत दूर है। इट्स परमानेंस, और ये जो दूरी, ये जो शांति वहाँ पे जो एटमॉस्फेयर वो है वहाँ का, वो कैसा है, परमानेंस है, क्योंकि वहाँ पे कोई डिस्टर्ब करने नहीं आएगा। अगर हम अपने घर पे होते हैं या आसपास कहीं अपने एरिया में होते तो वहाँ पे कोई ना कोई आता ही है डिस्टर्ब करने, तो वहाँ की जो पीसफुलनेस है वो परमानेंट नहीं होती। पर यहाँ पे जो कुछ भी एटमॉस्फेयर है वो परमानेंट है, कोई डिस्टर्ब करने नहीं आएगा। इट्स ओल्ड एंड स्प्राउलिंग इंडिफरेंस टू मैन, और ये जो ह्यूमन लाइफ की जो ह्यूमन लाइफ है, जो ज़िंदगी है शहर की, उससे बहुत अलग है। एंड हिज कंसर्न, ठीक है, मैन जो कुछ भी करते हैं, इंसान जो कुछ भी करते हैं, उनके कंसर्न से और उनकी दुनिया से बहुत अलग है, बहुत डिफरेंट है। एंड रेस्ट एंड क्लीननेस द माइंड, और ये जो रेस्ट है ये हमारे माइंड को क्या करता है, क्लेंस कर देता है, बहुत साफ कर देता है। ऑल द नॉइसेस ऑफ द वर्ल्ड आर ड्रॉन इन द वन मोनोटोनस क्राई ऑफ द कर्ल्यू, और ये जो पूरी दुनिया की जो आवाज़ें हैं, जो नॉइसेस हैं, ये डूब चुकी है। कहाँ डूब चुकी, इन द वन मोनोटोनस, सिर्फ एक ही आवाज़ सुनाई दे रही है, एक ही क्राई सुनाई दे रहा है, किसका, कर्ल्यू। कर्ल्यू जो होता है एक पन मुर्गी, पानी में रहने वाली जो मुर्गी होती है, सिर्फ उसी की आवाज़ सुनाई दे रही है, और उसकी आवाज़ में दुनिया भर की सारी आवाज़ें क्या हो चुकी है, डूब चुकी है। तो मोनोटोनस मतलब एक रस, सिर्फ एक ही आवाज़ सुनाई दे रही है उस कर्ल्यू की, उस पानी में रहने वाली मुर्गी की, और उसके अलावा पूरी दुनिया की आवाज़
किस में डूब चुकी है, उसकी एक आवाज़ में डूब चुकी, मतलब कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही, सिर्फ उस पन मुर्गी की ही आवाज़ सुनाई दे रही है। डे आफ्टर डे देन फाउंड अस फुल स्ट्रेच्ड अपॉन द मोर। जैसे जैसे दिन बीतता गया ये कंप्लीटली क्या हो जाता है, स्ट्रेच मतलब हो जाता है एकदम फैल जाना अपॉन द मोर। तो उस मोर लैंड पे वो पूरा फैल चुके हैं, सो चुके हैं बिल्कुल। लुकिंग अप एट द स्काई और गेजिंग ड्रीमली एट द डिस्टेंट हॉरिजन। ठीक है, आसमान की ओर देख रहे हैं, गेज मतलब एकदम घूर रहे हैं, और ड्रीमली मतलब क्योंकि सपने में बिल्कुल सपने की तरह खोए हुए हैं, आसमान को देख रहे हैं, डिस्टेंट हॉरिजन को देख रहे हैं, क्षितिज को देख रहे हैं। इट इज़ नॉट स्ट्रिक्टली ट्रू ऑफ कोर्स टू से दैट वी डिड एब्सोल्युटली नथिंग। अब वो बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे हैं ऐसा भी नहीं कह सकते, ठीक है, क्योंकि वो कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं। देखिए क्या क्या कर रहे हैं। फॉर वी स्मोक्ड ग्रेट क्वांटिटीज ऑफ टोबैको पी रहे हैं बहुत सारी मात्रा में। एट सैंडविचेस एंड लिटिल स्टिक्स ऑफ चॉकलेट्स, ठीक है, सैंडविचेस खा रहे हैं, चॉकलेट्स खा रहे हैं। ड्रैंक फ्रॉम द कोल्ड बबलिंग स्ट्रीम्स दैट स्प्रिंग अप। वहाँ पे जो बबलिंग स्ट्रीम, जो झरना बह रहा है बबलिंग, वहाँ से ये पानी पी रहे हैं, कोल्ड वाटर पी रहे हैं। तो ऐसा भी नहीं कह सकते कि कुछ नहीं कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, भाई वो भी तो एक एक्शन है, वो भी तो काम है, तो ये कर रहे हैं वो। फॉर फ्रॉम नो वेयर गर्गल फॉर अ फ्यू स्कोर यार्ड। तो ये जो झरना है कहीं थोड़े फ्यू यार्ड्स दूरी पर है, तो वहाँ जाकर ये पानी भी पी रहे हैं। देन डिसअपियर अगेन, फिर वो वापस से छुप जाता है। ओकेजनली वी एक्सचेंज द रिमार्क टू। और आपस में ये बिल्कुल भी ओकेजनली थोड़ी बहुत ही बातें कर रहे हैं, नहीं तो ये आपस में कोई बातें भी नहीं कर रहे हैं। बट वी प्रॉबेबली केम एज क्लोज टू डूइंग नथिंग एज इट इज़ पॉसिबल फॉर 2 मेंबर्स ऑफ आवर रेस। लेकिन फिर भी हम क्या हैं, किसके क्लोज हैं, डूइंग नथिंग, क्योंकि ये खाना पीना कोई बहुत बड़ा काम तो है नहीं, तो हम क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, खाना पीना सोना ये कोई बहुत बड़ा एक्शन तो है नहीं, मतलब हम क्लोजली क्या कह सकते हैं कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं फॉर टू, क्योंकि हम 2 लोग साथ में बैठे हुए, हम ज़्यादा बातें भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो कुछ नहीं कर रहे। वी मेड नथिंग, ना हम कुछ बना रहे हैं। नॉट इवन एनी प्लान्स, कोई प्लान भी नहीं बना रहे हैं, हम आपस में बातें भी नहीं कर रहे हैं, कोई प्लान भी नहीं बना रहे हैं। नॉट अ सिंगल आइडिया एंटर्ड आवर हेड्स, ना कोई सिंगल एक भी आइडिया हमारे माइंड में भी नहीं आ रहा है। वी डिड नॉट इवन इंडल्ज इन दैट जीनियल बोस्टिंग which is the usual pastime of 2 friendly males in conferences। जब कोई 2 फ्रेंडली मेल्स आपस में बैठते हैं तो वो बोस्टिंग करते हैं, बहुत सारे जेनियल मतलब लोगों की आसपास की बातें करते हैं, तो वो भी हम नहीं कर रहे हैं, मतलब हम कुछ भी नहीं कर रहे। समवेयर फार अवे our friends and relatives were humming and bustling, shaping and contriving। यहाँ से बहुत दूर हमारे जो फ्रेंड्स हैं, जो रिलेटिव्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, हमिंग बातें कर रहे हैं आपस में, भन बसलिंग कर रहे हैं, शेपिंग एंड कंट्रीविंग, ठीक है, आइडियाज़ बना रहे हैं, नए नए प्लान्स बना रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, डिस्प्यूटिंग, गेटिंग, खर्च कर रहे हैं, पा रहे हैं। बट वी वर गॉड्स सॉलिडली ऑक्यूपाइड इन डूइंग नथिंग। लेकिन हम क्या हैं, गॉड्स हैं, जो हमें जो चीज़ हमको बिना कुछ किए ही सब कुछ मिल रहा है। आर माइंड से इमैक्यूलेट वैकेंसीज, हमारा जो दिमाग है वो कुछ भी वैकेंसीज नहीं बना रहा है, जैसे हमारे बाकी फ्रेंड्स अभी कर रहे होंगे। बट व्हेन आवर लिटिल आवर ऑफ आइडलिंग वॉज डन। अब ये जो थोड़ा समय था उनका आइडलिंग का, लेजीनेस का, वो अब क्या होने वाला था, बीत चुका था। एंड वी डिसेंडेड फॉर द लास्ट टाइम। अब ये जो इनका समय था, ये वाला लेजीनेस का, रिलैक्सेशन का, ये अब लास्ट टाइम पे आने वाला था, इनका रिलैक्सेशन टाइम अब ख़त्म होने वाला था। एज फ्लश्ड एज सनसेट, और वो इतनी जल्दी फ्लश हो गया जैसे कि सनसेट, जैसे कि सूर्य क्या हो जाता है, छुप जाता है जब सनसेट होता है, तो उस तरह से इनका जो ये टाइम था रिलैक्सेशन का, ये भी क्या हो गया, फ्लश्ड हो गया। वी केम डाउन इनटू दिस वर्ल्ड, और वापस से ये अपनी दुनिया में आ गए, ऑफ मैन एंड न्यूज़पेपर owners, only to discover that we had just been denounced by Mr. Gordon Selfridge। और ये इस दुनिया में आके वापस से न्यूज़पेपर ओनर की दुनिया में आ गए, और अब किससे मिल रहे हैं, अपने बॉस मिस्टर गॉर्डन सेल्फ्रिज से मिल रहे हैं, जो हमेशा क्या करते रहते हैं, उनको डिनाउंस करते हैं, उनकी निंदा करते रहते हैं, क्योंकि बॉस का काम ही क्या होता है, निंदा करना। तो अब फिर से अपनी निंदा करवाने के लिए ये इस दुनिया में आ गए हैं अपने काम काज की।
Unfortunately, Mr. Selfridge had probably already made up his mind about the sin. अब ये जो मिस्टर सेल्फरिज हैं, इन्होंने probably अपने दिमाग में ये बात बिठा रखी है इस sin के बारे में कि रिलैक्सेशन क्या है, सबसे बड़ा sin है, as would call it, of laziness, and so was not open to conviction. ठीक है, सेल्फरिज जो है, मिस्टर सेल्फरिज, ये हमेशा अपने माइंड में ये बात बिठा के रख चुके हैं कि लेजीनेस क्या है, टाइम पास क्या है, सबसे बड़ा सिन है, पाप है, एंड वॉज नॉट रेडी टू बी प्लीज, और वो इस चीज़ से खुश होने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है, मतलब बिल्कुल भी वो टाइम को पास करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है. एंड इट इज़ अ पिटी. तो ऑथर के लिए ये क्या है, उनके मन में ऑथर के मन में अपने बॉस मिस्टर सेल्फरिज के लिए एक दया है, क्योंकि जो व्यक्ति बिल्कुल काम कर रहा है, निरस्ता से काम किए जा रहा है और रिलैक्स नहीं कर रहा है, उनके लिए दया ही होगी हमारे मन में, क्योंकि रिलैक्सेशन ज़रूरी है. It is a pity, and all the more so because his views seem to me to be wrong and quite डेफिनेटली हार्मफुल, क्योंकि उनका जो व्यू है लेजीनेस को लेकर, रिलैक्सेशन को लेकर, मैं उसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता. मेरे लिए वो बहुत गलत है, ऐसा ऑथर बोल रहे हैं कि मेरे लिए तो ये बहुत गलत है, एंड क्वाइट डेफिनेटली हार्मफुल. और हार्मफुल भी है क्योंकि ये हमारी बॉडी को बहुत हार्म करता है. जब हम रिलैक्स नहीं करते, दिन भर काम करते हैं, हमारा माइंड इससे थक जाता है, माइंड थकता है तो बॉडी थक जाती है, बॉडी थक गई तो हमारा उसका असर हमारे काम पर भी पड़ता है. तो इस तरह से ये हार्मफुल तो है. The devil, I take it, is still the busiest creature in the universe. ऑथर क्या बोल रहे हैं कि मेरे लिए डेविल क्या है, द बिजिएस्ट क्रिएचर इन द यूनिवर्स, जो दिन भर बिजी रहता है, बिजी क्रिएचर जो है वही क्या है, मेरी नज़रों में डेविल है. ठीक है, दिन भर काम काम काम. एंड आई कैन क्वाइट इमेजिन हिम डिनाउंसिंग लेजीनेस एंड बिकमिंग एंग्री एट द स्मॉलेस्ट वेस्ट ऑफ टाइम. और इसलिए मैं उनको डिनाउंस करता हूँ, अपने बॉस की बात करें, मैं उनकी निंदा करता हूँ और उन सारे क्रिएचर्स की निंदा करता हूँ जो लेजीनेस की निंदा करते हैं. एंड बिकमिंग एंग्री एट द स्मॉलेस्ट वेस्ट ऑफ टाइम, और थोड़ा सा टाइम वेस्ट करने पे जो लोग एंग्री हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, जैसे जब कोई काम नहीं कर रहा होता और थोड़ा सा रिलैक्स कर रहा होता है तो दूसरा व्यक्ति क्या करता है, उस पर गुस्सा करता है कि तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो. तो इस तरह के व्यक्ति से मैं बिल्कुल भी उनकी निंदा करता हूँ, उनको डिनाउंस करता हूँ. एट द वेरी फर्स्ट स्टॉपिंग प्लेस, डीन इंगे गेव देम एन एड्रेस ऑन द मॉडर्न लव ऑफ प्लेजर. तो जब ये लोग काम के सिलसिले में जब टूर के लिए जाते हैं, तो उस टूर पे जब फर्स्ट स्टॉपिंग पड़ता है, जब टूर के लिए जाते हैं, तो जो पहला स्टॉपिंग प्लेस होता है, वहाँ पे डीन इंगे जो हैं कुछ एड्रेस करते हैं, अपने जो वहाँ पे लोग होते हैं उनको कुछ एड्रेस करते हैं, कुछ बताते हैं. और क्या बताते हैं, ऑन द मॉडर्न लव ऑफ प्लेजर. और ये किसके बारे में बात करते हैं, मॉडर्न लव ऑफ प्लेजर. ठीक है, मॉडर्न जो लोग हैं उनका लव ऑफ प्लेजर, उनको खुशी कैसे मिलती है, किन चीज़ों से मिलती है, इस बारे में ये बातें करते हैं मिस्टर इंगे. बट whether Mr. Selfridge had been addressing a crowd of holidaymakers or a solemn conference of emporium owners, I do not know, but I do know that he said that he hated laziness more than anything else. तो लेकिन जब मिस्टर सेल्फरिज ने जब एड्रेस किया लोगों को, उस भीड़ को, जब वो लेक्चर दे रहे थे, स्पीच दे रहे थे हॉलीडे मेकर्स को, तब उन्होंने एग्जैक्टली बहुत सारी चीज़ें, क्या क्या बातें कही थी वो तो मुझे याद नहीं है, पर मुझे एक चीज़ याद है कि उन्होंने क्या कहा था. ही सैड दैट ही हेटेड लेजीनेस मोर देन एनीथिंग. इम्पॉर्टेंट लाइन है. उन्होंने क्या कहा था कि वो लेजीनेस से सबसे ज़्यादा नफ़रत करते हैं, जितना वो किसी भी और चीज़ से करते हो. सबसे ज़्यादा वो किससे नफ़रत करते हैं, लेजीनेस से. एंड हेल्ड इट द ग्रेटेस्ट ऑफ सिन, और उन्होंने इसे सबसे बड़ा पाप कहा था मिस्टर सेल्फरिज ने. I believe too that he delivered some judgment on persons who waste time. मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि वो जो थे मिस्टर सेल्फरिज, वो इनडायरेक्टली
किससे टारगेट कर रहे थे पर्सन्स को हु वेस्ट टाइम, जो अपना टाइम वेस्ट करते हैं, मतलब किसको वो टारगेट कर रहे थे, कौन गए थे हॉलीडे वो टाइम पास करने, रिलैक्स करने, कौन गए थे, ऑथर और उनके फ्रेंड गए थे, मतलब ये उन दोनों पर्सन को टारगेट करते हैं इनडायरेक्टली. बट आई हैव फॉरगॉटन हिज रीजंस एंड इंस्टेंसेस एंड टू बी फ्रैंक वुड काउंट इट अ disgraceful waste of time to discover again what they were. तो लेकिन फिर भी वो फ्रैंकली ये बात कह रहे हैं ऑथर, दैट वुड काउंट इट disgraceful waste of time to discover again that what they were. जो भी उन्होंने किया था, जो भी टाइम उन्होंने वेस्ट किया था, वो अपनी बात करें, वो और उनके फ्रेंड ने जो टाइम वेस्ट किया था वो मिस्टर सेल्फ्रिज के लिए क्या है, डिसग्रेसफुल है. मिस्टर सेल्फ्रिज डिड नॉट मेंशन अस बाय नेम, उन्होंने नाम से तो नहीं कहा पर इनडायरेक्टली उन्हें वो टॉन्ट कर रहे थे. बट इट इज़ हार्डली पॉसिबल टू डाउट दैट ही हैड अस इन हिज माइंड थ्रू आउट हिज अटैक ऑन आइडलनेस. जब वो आइडलनेस पे अटैक कर रहे थे, इतनी लंबी चौड़ी स्पीच दे रहे थे आइडलनेस पे, तो उनका ऑब्जेक्ट कौन था अटैक का, किस पे अटैक कर रहे थे, वो हम पे अटैक कर रहे थे. परहैप्स ही हैड अ फ्रेंटिक विजन ऑफ द पेयर ऑफ अस लाइंग फ्लैट ऑन आवर बैक्स. तो ये अपने फ्रेंड की बात करें कि वो अपने बैक, अपनी पीठ के बल बिल्कुल मोर पे लेटे हुए थे, लेजी होके रिलैक्स कर रहे थे, वेस्टिंग टाइम रॉयली क्या कर रहे थे, अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे. व्हाइल द वर्ल्ड्स वर्क अवेटेड, जबकि दुनिया का जो उनके ऑफिस का जो दुनिया का जो काम था वो उनका इंतज़ार कर रहा था कि वो आए और उन कामों को करें, टू बी डन एंड इंसिडेंटली टू बी आफ्टरवर्ड्स बॉट एंड सोल्ड इन मिस्टर सेल्फ्रिज स्टोर. और आकर मिस्टर सेल्फ्रिज के स्टोर में सामान बेचें, खरीदें, तो जो उनका काम है वो आकर करें. तो दुनिया यहाँ पे उनका काम इंतज़ार कर रहा था और ये वहाँ पे रेस्ट कर रहे थे. तो इस तरह से जो सेल्फ्रिज है उनको टॉन्ट कर रहे हैं. The idea that laziness is the primary sin and the accompanying doctrine of the strenuous life are very prevalent in America. अमेरिका में इस तरह की लाइफ का बहुत प्रचलन है, वहाँ के लोग बहुत लेज़ी लाइफ जीते हैं, तो इस तरह की लाइफ का अमेरिका में बहुत ज़्यादा प्रचलन है. द फैक्ट दैट अमेरिका इज़ एंड वी कैन नॉट एस्केप द फैक्ट दैट अमेरिका इज़ एन अमेजिंगली प्रॉस्पेरस कंट्री. तो वहाँ के लोग लेजीनेस को सपोर्ट करते हैं, रिलैक्सेशन को सपोर्ट करते हैं, और हम इस बात से भी पीछे नहीं हट सकते कि अमेरिका क्या एक प्रॉस्पेरस कंट्री है अमेरिका, ठीक है, बहुत प्रॉस्पेरस है. तो वहाँ के लोग रिलैक्स भी कर रहे हैं, फिर भी वो कंट्री क्या है, प्रॉस्पेरस है. मतलब ये कि ज़रूरी नहीं जो रिलैक्स कर रहे हैं, जो टाइम पास कर रहे हैं, वो प्रॉस्पेरस नहीं बन सकते, बिल्कुल बन सकते हैं, पर काम भी ज़रूरी है. बट नाइदर कैन वी एस्केप द फैक्ट दैट सोसाइटी देयर इज़ इन सच अ कंडीशन दैट ऑल इट्स बेस्ट कंटेम्प्रेरी राइटर्स आर सटायरिस्ट. और हम इस बात से भी पीछे नहीं हट सकते कि जो अमेरिका के बेस्ट राइटर्स हैं, जो बेस्ट अमेरिकन राइटर्स हैं, वो क्या हैं, सटायरिस्ट हैं, ठीक है, जो व्यंग लिखते हैं अपने कंट्री पे. क्यूरियसली इनफ मोस्ट ऑफ द ग्रेट अमेरिकन राइटर्स हैव नॉट हेजिटेटेड टू प्रेज आइडलनेस. तो बहुत से अमेरिकन राइटर्स हैं जो आइडलनेस को, जो लेजीनेस को प्रेज करने में, आइडलनेस की प्रशंसा करने में बिल्कुल भी हेजिटेटेड फील नहीं करते. वो खुले होकर लेजीनेस की प्रशंसा करते हैं. एंड इट हैज़, और उसके बेनिफिट्स पे भी बातें करते हैं. एंड इट हैज़ ऑफन बीन देयर फैकल्टी फॉर डूइंग नथिंग एंड प्रेजिंग देमसेल्फ फॉर डूइंग इट. और अपने आप को प्रेज भी करते हैं कि वो कुछ नहीं करें. मतलब जो राइटर्स हैं, जो पोइट्स हैं अमेरिकन, वो अपने आप को इस बात के लिए भी प्रेज करते हैं, अपने आप की इस बात के लिए भी प्रशंसा करते हैं कि वो कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, एक बस बैठ गए हैं और नेचर को देख रहे हैं और कविताएं लिख रहे हैं. दैट हैज़ बीन देयर सैल्वेशन. और यही क्या है, उनका सैल्वेशन है. द सैल्वेशन मीन्स मोक्ष, ठीक है. तो नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना वो क्या मानते हैं, सैल्वेशन मानते हैं, मोक्ष मानते हैं, मोक्ष की प्राप्ति मानते हैं, कुछ नहीं करना. Does Thoreau, without his capacity for idling and doing nothing, more than appreciate the Milky Way. जैसे थॉरो जो है वो बिना कुछ किए कुछ नहीं कर रहे हैं, आइडली बैठे हुए हैं किसी, और मिल्की वे को देख रहे हैं, बस देखते देखते उस पर कविता लिख रहे हैं, मतलब कुछ नहीं कर रहे हैं, लेट के क्या कर रहे हैं, मिल्की वे को देख रहे हैं. तो क्या आइडलनेस ही है.
would be a cold prig, and Whitman robbed if his habit of lounging round with his hands in his पॉकेट्स, और जो विटमैन है वो क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं अपने पॉकेट्स में हाथों को डालकर, एक आइडल व्यक्ति की तरह क्या होते घूमते रहते हैं। एंड हिज इनोसेंट डिलाइट इन दिस पास टाइम, और इस पास टाइम में ही वो अपने आप को खुशी, डिलाइटेड महसूस करते, बहुत खुश होते हैं इस तरह का टाइम पास करने में, इस तरह से रिलैक्स करने में। एंड वुड बी मेरली अ लार्ज सीज्ड एज एनी फूल can be fuzzy and rid himself of energy all over the place, but a man has to have something in him before he can settle down to do nothing. तो लेकिन जब आप अपने आप को सेटल डाउन करते हैं ऑन डूइंग नथिंग, कि आपको कुछ नहीं करना है, तो आपके सामने कुछ ना कुछ चीज़ें होनी चाहिए, आपके पास कुछ काम होना चाहिए कि आप उस काम से, आपकी एनर्जी जब ख़त्म हो जाती है, उस काम को करते करते आपकी एनर्जी लॉस होने लगती है, तब आप उस एनर्जी को बूस्ट करने के लिए, स्टिमुलेट करने के लिए आप क्या करते हैं, रेस्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि बस आप रेस्ट करते रहें। अगर आप रेस्ट ही करते रहेंगे तो आपकी बॉडी वो भी आपके लिए हार्मफुल है, ठीक है। बहुत ज़्यादा रेस्टिंग भी हार्मफुल है, और बहुत ज़्यादा वर्कलोड भी आपके लिए हार्मफुल है। तो क्या होना चाहिए, ब्लेंड होना चाहिए आपकी लाइफ, दोनों का मिक्सचर होना चाहिए, जिसमें आप काम भी करें और रिलैक्सेशन भी। ही मस्ट हैव रिजर्व टू ड्रॉ अपॉन, मस्ट बी एट हार्ट अ पोइट, ठीक है। और इस तरह का व्यक्ति क्या हो सकता है, सिर्फ एक पोइट हो सकता है, जो सेटल डाउन मतलब बैठ जाता है कहीं पे भी, और बिल्कुल नेचर के साथ, नेचर में डूब के, नेचर के साथ होके जो भी वो बातें करता है नेचर के साथ, वो ऐसा एक पोइट ही कर सकता है। मतलब एक अच्छा जो रिलैक्सेशन का काम है वो कौन कर सकता है, एक अच्छा पोइट कर सकता है, और वो ये चीज़ दिल से करता है। एग्जाम्पल देखते हैं वर्ड्सवर्थ का। वर्ड्सवर्थ जो कि ऑथर ने यहाँ पे दिया, वर्ड्सवर्थ टू हुम वी गो व्हेन मोस्ट अदर पोइट्स फेल अस। जब हम वर्ड्सवर्थ को पढ़ते हैं तब हमको पता चलता है कि जो दूसरे पोइट्स हैं वो हम फेल हो जाते हैं इस मामले में। मतलब सबसे ज़्यादा अगर आइडल पोइट ने ऑथर ने किसी को बताया तो वो किसको बताया है, वर्ड्सवर्थ। क्योंकि जब वर्ड्सवर्थ की हम पोएम्स पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि उनकी लाइफ कितनी आइडल थी, वो कितने आइडल नेस को फॉलो करते थे। एंड वी न्यू द वैल्यू ऑफ डूइंग नथिंग। जब हम वर्ड्सवर्थ की पोएम पढ़ेंगे तब हमको डूइंग नथिंग की वैल्यू समझ में आएगी। Nobody you may say could do it better। वर्ड्सवर्थ से बेटर कोई नहीं कर सकता, ऐसा ऑथर का मानना था कि वर्ड्सवर्थ से बेटर इसको कोई भी इसकी वैल्यू नहीं बता सकता आइडलनेस की। एंड यू मे डिस्कवर इन हिज वर्क द बेस्ट अकाउंट ऑफ द मैटर। और उनके वर्क्स में हम इसको देख भी सकते हैं। जब हम उनके वर्क्स पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा कि वो कितने आइडलनेस को फॉलो करते थे। ही लिव्ड लॉन्ग इनफ टू रिट्रैक्ट मोस्ट ऑफ हिज यूथफुल ओपिनियंस, बट आई डू नॉट थिंक दैट ही एवर वेंट बैक ऑन हिज यूथफुल नोशन दैट अ मैन कुड हैव नो healthier and more spiritualizing employment than idling about and starting at nature. It is true that he is very angry in one poem। तो ये इनकी जब हम एक पोएम पढ़ेंगे तो उसमें एक कुछ जिप्सीज होते हैं, उन पे वर्ड्सवर्थ गुस्सा होते हैं। क्यों गुस्सा होते हैं? बिकॉज दे हैड अपारेंटली डन एब्सोल्युटली नथिंग। क्योंकि वो जिप्सीज जो थे वो कुछ नहीं कर रहे होते। तो जब वर्ड्सवर्थ खुद कुछ नहीं करते हैं तो वो उन जिप्सीज पे क्यों गुस्सा हो रहे थे? फ्रॉम द टाइम ही पास्ड them at a beginning of his walk to the time when he passed them again। तो जब ये इन्होंने उनके साथ से चलना शुरू किया था, वहाँ से लेकर लास्ट तक ये जो जिप्सीज हैं वो कुछ भी नहीं करते, और उनके कुछ नहीं करने पे वर्ड्सवर्थ गुस्सा होते हैं। बट दिस इज़ रेशियल प्रेजुडाइज टिंज्ड आई सस्पेक्ट। तो यहाँ पे ऑथर कहते हैं कि ये क्या एक रेशियल प्रेजुडाइज है, ये एक पक्षपात है। क्योंकि वर्ड्सवर्थ जब खुद कुछ नहीं कर रहे हैं तो फिर वो उन पे गुस्सा कैसे कर सकते हैं? एंड आई सस्पेक्ट विद एनवी फॉर दो ही हैड नॉट डन मच दे हैड डन इवन लेस। मतलब ये कि जब वर्ड्सवर्थ खुद कुछ नहीं कर रहे हैं काम तो उनसे भी ज़्यादा जो ये जिप्सीज हैं समझ लो वो बिल्कुल भी कुछ नहीं, दे हैड डन इवन लेस, उनसे भी ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं वो। इफ़ ही वर अलाइव टुडे आई हैव no doubt he would
preach his doctrine more frequently. अगर वो आज ज़िंदा होते तो मैं कह सकता हूँ कि वो और frequently इन सारी चीज़ों को, इन डॉक्ट्रिन को, इस सिद्धांत को बता पाते. किस सिद्धांत को? लेजीनेस के सिद्धांत को, आइडलनेस के सिद्धांत को और अच्छे से वो बता पाते अगर वो आज ज़िंदा होते, एंड मोर फ्रिक्वेंटली देन एवर. एंड ही वुड प्रॉबेबली अटैक मिस्टर सेल्फ्रिज, और वो डेफिनेटली मिस्टर सेल्फ्रिज पे अटैक करते और हमको डिफेंड करते. Beginning last week they loitered on a love wide moor in a series of capital. जब ये मोर पे गए हुए थे उस समय, जब सेल्फ्रिज इन पे इनको डिनाउंस कर रहे थे, इनकी निंदा कर रहे थे, उस समय अगर वर्ड्सवर्थ होते तो इन्हें ज़रूर डिफेंड करते. इन अ सीरीज ऑफ कैपिटल सॉनेट्स विच वुड नॉट बाय द वे अट्रैक्ट द स्लाइटेस्ट अटेंशन. इन्होंने बहुत सारी जो सॉनेट्स लिखी थी, कैपिटल सॉनेट्स, उसमें इन्होंने वो जो सॉनेट्स थी वो बहुत ज़्यादा रीडर्स को अट्रैक्ट नहीं करती हैं. ही वुड टेल अस दैट द होल वर्ल्ड वुड बी बेटर ऑफ इफ़ इट स्पेंड एवरी पॉसिबल मोमेंट इट कुड. तो उसमें इन्होंने ये बताया था कि जो होल वर्ल्ड है वो और बेटर हो सकता है कब? जब वो अपना एवरी पॉसिबल जो मोमेंट है वो स्पेंड करे. एंड these next 10 years lying flat on its back on a moor. ठीक है, कैसे स्पेंड करे? जो आने वाले 10 साल हैं वो अपना, उसमें हर समय वो अपना टाइम लगाए. और किस चीज़ में लगाए? लाइंग फ्लैट ऑन इट्स बैक, अपनी पीठ के बल लेट कर, मतलब आराम करते हुए लगाए. ऑन अ मोर, ठीक है, मोर लैंड पे अपना समय लगा दे लेटे हुए. एंड डूइंग नथिंग, और कुछ ना करे. एंड ही वुड बी राइट, और हो सकता है वो सही हो. तो इस तरह से ये जो शॉर्ट स्टोरी है इसका टेक्स्ट कंप्लीट होता है. तो चलिए थीम देख लेते हैं कि आपको क्या समझ में आया. इस स्टोरी की जो मेन थीम है वो क्या है. इन ऑन डूइंग नथिंग वी हैव द थीम ऑफ पीस ऑफ माइंड. यहाँ पे इन्होंने किसकी बात की, क्या क्या थीम है? पीस ऑफ माइंड की इन्होंने बात की है, लेजीनेस की बात की है, एनवी की बात की है. जब वर्ड्सवर्थ अपने जिप्सीज को डांट रहे होते हैं कुछ नहीं करने पे, तो यहाँ पे ऑथर ने अपनी एनवी दिखाई है कि उन्हें इस बात के लिए जलन होती, गुस्सा भी आता है कि वो कुछ नहीं कर रहे हैं. ठीक है, ऑथर तो यहाँ पे प्रेजुडाइज को, यानी पक्षपात की बात इन्होंने की थी. डिज़ायर एंड वेरी अर्ली ऑन इन द essay, the reader realizes that Priestley may be exploring the theme of peace of mind. तो मेन थीम जो है इस नॉवेल की पीस ऑफ माइंड है, लेजीनेस है. द लास्ट सेंटेंस ऑफ द essay, एंड ही वुड बी राइट. ठीक है, इस essay का, इस शॉर्ट स्टोरी का जो लास्ट सेंटेंस था वो क्या था? एंड ही वुड बी राइट. तो ये जो सेंटेंस है might also be significant as it suggests that Priestley is totally dedicated to the idea of being idle for a period of time. क्योंकि ये पूरा सपोर्ट करते हैं इस बात के लिए कि हमें अपने कुछ समय क्या करना चाहिए, आइडली बिताना चाहिए, हमें रिलैक्स करना चाहिए. इस चीज़ को वो कम्प्लीटली सपोर्ट करते हैं. दैट देयर आर प्रूवन बेनिफिट्स टू बीइंग सो, क्योंकि ऐसा करने के सच में बेनिफिट्स हैं. अगर काम करते करते हम रिलैक्स करते हैं तो उसके बेनिफिट्स मिलते हैं हमें. आज टू वेदर द रीडर देमसेल्व्स agrees is really left to each individual reader to decide. तो वो each individual reader पे छोड़ते हैं डिसाइड करने के लिए कि वो उनके इस आइडिया को, उनके इस डॉक्ट्रिन को, इस सिद्धांत को मानते हैं या नहीं. ये उन्होंने हम पे छोड़ दिया है. तो ये आप पे भी छोड़ दिया उन्होंने कि आपको उनकी ये बात सही लगी या नहीं लगी. तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी और आप उन्हें सपोर्ट करते हैं कि नहीं, आप उनके इस डॉक्ट्रिन को, इस सिद्धांत को मानते हैं या नहीं. Some might suggest that laziness is indeed the primary sin, while others may very well be exponents of the idea of having periods of idleness. तो कुछ लोग इस लेजीनेस को प्राइमरी सिन मानते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ लोग इसको इस आइडिया को मानते हैं कि आइडलनेस भी ज़रूरी है. तो यहाँ पे आइडलनेस कहने का मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि आलसी हो जाना, बस इन्होंने ये कहा है कि नेचर को जीना, टाइम जो हमें मिला है, जो लाइफ मिली है, उसको थोड़ा सा जीना और साथ ही साथ काम भी करना. तो अगर आपको ये ऐसे अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं कि आप इसे सपोर्ट करते हैं या नहीं. तो आज के लिए बस इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. Goodbye and thank you.